नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। देखो, लेक्चर कैडर की भर्ती आ चुकी है और मास्टर कैडर की भर्ती अभी आने वाली है। तो हम मास्टर कैडर का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे और इनसे तथ्यों को ट्रिक से याद करेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, साहित्य। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले आपको हिंदी के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हिंदी, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और देखो, हिंदी शब्द कहां से आया? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई सिंधु से। सिंधु क्या है? सिंध नदी के लोग। सिंध नदी के लोग क्या थे? ईरान की, जो स का उच्चारण है के रूप में करते थे और ध का उच्चारण द के रूप में करते थे, जिससे ये क्या बन गया? हिंदू बन गया। और उसके बाद ऊ का लोप हो गया और क्या शब्द बन गया? हिंदी। तो इस तरह हिंदी शब्द किसका बिगड़ा हुआ रूप है? सिंधु शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। और हिंदी शब्द की जननी कौन सी है? हिंदी भाषा की जननी कौन सी है हमारे पास? हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अगर लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगर पूछ लिया जाए तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वो किया हमारे विलियम प्राइस ने। किसने किया? विलियम प्राइस ने। और अगर हम बात करें कि हिंदी शब्द का प्रयोग तो विलियम प्राइस ने किया, लेकिन भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग किसने किया? भाषा के अर्थ में सबसे पहले हमें प्रयोग कहाँ मिलता है हिंदी शब्द का? वो मिलता है हमें सरफुद्दीन जद्दी की एक रचना है। कौन सी रचना है? जफरनामा। जफरनामा, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1424 ईस्वी में। इसमें सबसे पहले हिंदी शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास किया था हमारे गारसा द तासी ने। किसने किया था? गारसा द तासी ने किया था। किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा था? ये इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। और अगर ये तो एक थे विदेशी विद्वान, भारतीय विद्वान कौन थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? वो थे हमारे शिव सिंह सेंगर, जो हम सारा चीजें आगे डिटेल से करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया हिंदी के बारे में। अब देखो साहित्य। सा प्लस हित। सा मतलब सभी, हित मतलब कल्याण करने वाला। साहित्य का क्या अर्थ है? सभी का कल्याण करने वाला। अब आता है हमारे पास इतिहास। इतिहास देखो, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? इति प्लस है प्लस अस। कैसे हुई? इति प्लस है प्लस अस। इति का क्या अर्थ होता है? इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है समाप्ति। है का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है हमारे पास होना। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे अतीत से संबंध रखती हैं तथ्य, वो क्या है? इतिहास कहलाते हैं। वही हिंदी साहित्य इतिहास की व्युत्पत्ति देखो, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? इति प्लस है प्लस अस के योग से बना है। इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं।
इतिहास की परिभाषा, सबसे पहले इतिहास की परिभाषा करेंगे प्रोफेसर कार्लाइल के द्वारा। ये कहते हैं इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। दृष्टांत मतलब उदाहरण। और उसके बाद जर्मन के दार्शनिक हैं कांट। इन्होंने क्या कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। ये क्या कहते हैं, जो सृष्टि, देखो ये क्या कह रही हैं, सृष्टि का बाह्य विकास, सृष्टि का जो भी, सृष्टि यानी कि भौतिक जगत, हमारे भौतिक जगत का जो भी विकास हो रहा है वो हमारे आंतरिक विकास की प्रक्रिया, आंतरिक विकास की क्या, हमारी बुद्धि, हमारे मन की, हमारे बुद्धि की चेतना और विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, यानी कि हमारे बुद्धि और चेतना की उपज है। जो भी प्रकृति का बाह्य विकास हो रहा है वो हमारी आंतरिक बुद्धि की ही उपज है। अब हम देखते हैं विशेष तथ्य। इतिहास, इतिहास शब्द का अर्थ होता था ऐसा ही था, वही जो बीत चुका हो, जो हो चुका हो, वो क्या है, इतिहास। इतिहास का संबंध किससे होता है, अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, अब देखो अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत का किसी भी तथ्य, तत्व, वर्णन या विवेचन, विश्लेषण को जो काल क्रम की दृष्टि से किया गया हो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब हमारे इतिहास के प्रति भारतीय विद्वानों का दृष्टिकोण कैसा था, आदर्शवाद एवं अध्यात्मवादी रहा। भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा, यानी कि इन्होंने सिर्फ वहां जो पहले लड़ाइयां हो रही थी तिथियों, उन्हों को ही नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया, अध्यात्म, नैतिक बल, सत्य, इन सभी चीजों को भी अपनाया है। जहां भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा, पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। अब हमारे पास इतिहास के प्रथम व्याख्याता है हेरोडोटस, ये नाम आपको याद रखना है। इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करके इसके 4 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं, 4 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से, कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है, ठीक है, इसमें तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों का, और उसकी पद्धति क्या है, आलोचनात्मक पद्धति है। मानव जाति से संबंधित है, इतिहास किससे संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है, तो इसके कारण ये क्या है, एक मानवीय विद्या है। इतिहास तर्क संगत विद्या है, ठीक है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, इसलिए यह क्या होगी, हमारे पास तर्क संगत विद्या है। अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः ये क्या है, एक शिक्षापद विद्या है। अब देखते हैं इतिहास, वो था हमारा साहित्य की परिभाषा, अब ये हमारा इतिहास की परिभाषा थी। अब देखते हैं साहित्य की परिभाषा। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। किसी मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास की परिभाषा सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखो चित्त वृत्ति क्या, जनता के मन, मनोदशा का प्रतिबिंब होती है, यानी कि उस समय की जनता की क्या मनोस्थिति थी, क्या हालात थे, क्या भाव थे उनके, कैसे विचार थे, उस समय कैसी स्थितियां बनी हुई थी, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, उन सब का ही प्रतिबिंब साहित्य में होता है। जिस देश के लोगों की जैसी स्थितियां होगी उसी तरह से उसका साहित्य लिखा जाएगा,
जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। देखो, अब किसी भी देश की स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, उसकी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियां हैं जो वो बदलती रहती हैं, और उनके बदलने के साथ साथ जनता की मनोदशा भी बदलती रहती है, और उस जनता की मनोदशा के बदलने से साहित्य में भी बदलाव आता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा। जहां पे जनता की चित्तवृत्ति आ जाए तो मान लो कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसी भी, वो ही जो मैंने आपको बताया, किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है कि उस समय का सामाजिक वातावरण कैसा था, कैसी राजनीतिक स्थितियां चल रही थे, क्या उस समय युद्ध हो रहे थे, क्या उस समय का वातावरण शांत था, वैसा ही प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसने दिया? फ्रांसीसी विद्वान टैन को दिया जाता है। फ्रांसीसी विद्वान टैन को दिया जाता है। फ्रांसीसी विद्वान टैन है जो, इन्होंने कहा है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। इन्होंने विदेहवादी पद्धति दी है, उसमें कहा है इन्होंने कि इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं जो मुख्य माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जाति, वातावरण, सन्निवेश। यानी कि उस समय क्या स्थिति थी देश की, कैसा वातावरण था, उस समय का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक माहौल कैसा था, कैसा वातावरण था, और सन्निवेश, ठीक है, उस समय कैसी स्थितियां रही। और टैन के इस सिद्धांत की आलोचना किसने की? हडसन ने की। टैन के सिद्धांत की आलोचना किसने की? हडसन ने की। और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहले जो विदेहवादी पद्धति है वो किसने दी? टैन ने दी। और इनके कितने तत्व हैं? 3। कौन कौन से? जाति, वातावरण और सन्निवेश। अगर पूछा जाए तो इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की? इनके सिद्धांत की आलोचना की हडसन ने। उन्होंने क्या कहा? क्यों की उन्होंने आलोचना? वो कहते हैं उन्होंने सिर्फ उनकी सामाजिक, राजनीतिक जो भी स्थितियां हैं सिर्फ उनको ही मुख्य माना है, लेकिन जो उस समय साहित्यकार, जो भी काव्य रचिता, जो काव्य लिखेगा, जो साहित्य की रचना करेगा, उसकी भी उसकी सर्जना शक्ति को तो नकार दिया गया है, इसमें उसकी प्रतिभा को तो देखा ही नहीं गया। तो इन्होंने कहा है कि इसमें 5 तत्व, उन्होंने इसमें कितने तत्व शामिल किए हैं? 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। वो कहते भी केवल उस समय की स्थिति को भी तो देखना ही चाहिए, लेकिन जो साहित्यकार है, जो काव्य रचना करेगा, उसकी प्रतिभा पर भी ये सब निर्भर करता है। सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, परंपरा, उस समय की साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। वही आ गया वातावरण। वो 3 टॉपिक भी आ गए, और हमारे पास एक आ गया कि उसमें साहित्यकार की प्रतिभा को बिल्कुल ही नकार दिया गया है, इन्होंने उसको शामिल किया। अब साहित्य इतिहास, जब साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया गया तो उसमें कुछ पद्धतियां अपनाई गई। वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं? हमारे पास 5 पद्धतियां आती हैं। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि वर्णों के अनुसार, ठीक है, वर्णमाला के वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों का विश्लेषण किया गया। उस ग्रंथ में क्या सी पद्धति अपनाई गई? वर्णानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, काल मतलब समय, जिसमें कवियों की तिथि, जन्म तिथियों को आधार बनाकर काव्य रचना की गई। वैज्ञानिक पद्धति, विदेहवादी पद्धति और समाज शास्त्रीय पद्धति। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। ये पद्धति कौन सी है? सबसे निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। इसमें कवियों तथा लेखकों को संबंधित साहित्य भाषा की वर्णमाला के क्रम अनुसार स्थान दिया जाता है।
जैसे देखो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं, कौन सा क्रम है, कै वाले, ख्या वाले। इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कै वाले कवियों का वर्णन किया गया, फिर ख्या वाले, फिर गै वाले। वर्णमाला के क्रम के अनुसार जब कवियों का विवरण विश्लेषण किया गया तो उस आधार को क्या कहते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। और इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किसने किया, हमारे गारसा दत्तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले दो राइटर हैं, कौन से हैं, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। सेकंड हमारे पास आ जाती है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में क्या है, उनकी जन्म तिथियों को आधार बनाया गया। लेखकों को लिखने के लिए कवियों को उनकी जन्म तिथि के अनुसार रखा गया, तो उसे क्या कहते हैं, कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। कवि अथवा लेखकों को उनके कालक्रम अनुसार रखा गया। और कालक्रम पद्धति अपनाने वाले कौन थे, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन और मिश्र बंधु। इन दोनों ने क्या किया, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। ये आप याद रखेंगे। थर्ड हमारे पास आ जाती है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार कवियों अथवा लेखकों को अनेक काल उनके काल कर्मानुसार शामिल करते हुए पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ होकर तथ्य घटनाओं का विश्लेषण करता है और इस पद्धति का प्रयोग किया। यानी कि इसमें क्या है, भी पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ होकर तथ्यों का विश्लेषण क्या किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। उसे कौन सी पद्धति कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। फिर आ जाती है हमारे पास विधेयवादी पद्धति। यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत कवियों अथवा लेखकों को उनके कालक्रम अनुसार ही स्थान दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं उनके कालक्रम अनुसार ही स्थान दिया जाता है, परंतु कवियों की शिल्पगत एवं भावगत विशेषताओं के आधार पर भी उनका वर्गीकरण दिया जाता है। सर्वप्रथम ये पद्धति किसने दी, फ्रेंची इतिहासकार तेन ने इस पद्धति के जनक माने जाते हैं। और इस पद्धति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई, विधेयवादी पद्धति अपनाई। और तेन ने इसमें कितने तत्व माने थे, 3, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। और तेन के इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, किसने की है, हर्सन ने। अब हमारे पास आती है समाजशास्त्रीय पद्धति। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें क्या थे, समाज को 2 वर्गों में बांटा गया था, शोषक एवं शोषित। शोषक एवं शोषित। एक पूंजीपति वर्ग जो अत्याचार कर रहे थे वो शोषक, और जिन पर शोषण हो रहा था वो क्या हो गए, शोषित। कहते साहित्य निश्चित रूप से सामाजिक सर्जना है, अंत उक्त दोनों की भावनाएं साहित्य में मिलती हैं, शोषक और शोषित की। ये होगी हमारी समाजशास्त्रीय पद्धति। अब आती है हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत कब हुई, 19वीं शताब्दी से हुई मानी जाती है। कब मानी जाती है, 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी मिलती हैं जिसमें साहित्य इतिहास लेखन के कुछ लक्षण दिखाई देती हैं। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनमें से देखो वह तो काफी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपके लिए लेके आई हूं। वो कौन कौन सी हैं, देखो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की। देखो ये दोनों किसकी हैं, गोकुलनाथ जी की। और इन दोनों में से एक कोई ना कोई एक पूछ ली जाती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल नाभादास जी की, भक्तमाल किसकी है, नाभादास जी की। ये आगे बहुत बार आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट ही लेके आई हूँ। वल्लभ दिग्विजय किसकी है, यदुनाथ जी की। और कविमाला किसकी है, हरिराय तुलसी की। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी की है। राग कल्पद्रुम और राग सागरोधव, देखो ये दोनों एक ही हैं। राग कल्पद्रुम का नाम क्या है, राग सागरोधव। और ये किसकी है, कृष्णानंद व्यास देव की। विचित्र उपदेश किसकी है, कक्षेदी तिवारी की। सुंदरी तिलक किसकी है, हरीश चंद्र जी की।
विनाद मोद पिनंगनी, ये किसकी है? हमारे सूबा सिंह जी की। कवित्त रत्नाकर माता दीन मिश्र की। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास। भिखारी थे फिर भी बड़े बड़े निर्णय करते थे, तो काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। ऐसे याद कर लेना, ऐसे इनको ट्रिक से याद कर लेना। मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधव दास। भक्त नामावली ध्रुवदास की। कवि नामावली सूदन। सत्य कवि गिरा विलास बलदेव जी की। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। काव्य संग्रह महेश दत्त की। काव्य संग्रह किसकी है? महेश दत्त की। और हमारे पास आ जाते हैं, ये क्या? श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह किसकी है? सरदार कवि की। दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद जी की। कवि रतनमाला मुंशी देवी प्रसाद की। सुप्ति सरोवर लाला भगवान दीन। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम। संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी अधम। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी किसकी स्थापना किसने की? गुरु अर्जन देव जी। उयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत कब हुई? 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिसमें निम्न इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहां से हमारा वास्तविक शुरुआत शुरू हो गई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गारसा द तासी ने, जो फ्रेंच के विद्वान थे 1839 ईस्वी को। 1839 ईस्वी को। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसे? भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास। देखो, अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का द्वितीय यानी कि दूसरा प्रयास किसने किया, तो शिव सिंह सेंगर ने। लेकिन अगर भारतीय विद्वानों की बात की जाए कि भारत के विद्वान कौन से थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया, तो वो थे शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी। ये तो क्या था? सर्वप्रथम किसने लिखा? गारसा द तासी ने। और दूसरा प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। लेकिन ये थे क्या थे? विदेशी विद्वान थे। सबसे पहला भारतीय विद्वान कौन से थे? वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? सच्चे अर्थों में किसने लिखा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने 1888 में। देखो, इनको कैसे याद करेंगे? गारसा द तासी ने कब लिखा? 1839 में। तो उसके बाद हमारे शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? 1880 कब लिखा? ये देखो, ये उठा लेंगे हम 1883 में। उसके बाद जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने कब लिखा? 1880, ये बीच वाली उठा लो, 88 में। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने। ये मिश्र गोत्र के 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। कब लिखा? 1913 ईस्वी में। अब सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसने लिखा? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ है 1929 ईस्वी में। देखो, सच्चे अर्थों में किसने प्रयास किया? जॉर्ज ग्रेसन ने। परंपरागत रूप से किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने। और सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ और इतिहासकार हैं हमारे पास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यही एकमात्र आलोचक माने जाते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को टक्कर देते हैं। 1952 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1931 और गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी। देखो, ये सभी पांचों आपको इनकी तिथियां भी याद करनी है और इनमें से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त जी की याद कर सकते हो।
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे गारसा द तासी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एक विदेशी विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। सबसे पहले किस भाषा में लिखा? ये फ्रांसीसी थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए इंदोस्तानी। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम इतिहास फ्रेंच फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने किया। इनकी रचना का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए इंदोस्तानी। देखो, इस्तवार का क्या मतलब है? इतिहास। लिटरेचर का क्या मतलब है? लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। इंदोई, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। इंदोई क्या है? हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी क्या है? मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। कौन सी? उर्दू मिश्रित हिंदी। अब इनका इसका रचना काल, इसका प्रकाशन कब हुआ? गारसा द तासी के ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ और इसको आगे 5 भागों में रखा गया। 2 संस्करण थे और 5 संस्करण थे। देखो, ये पहले कवि हैं, तो इनको हमें पूरी डिटेल से याद करना ही होगा। इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। तो देखो, प्रथम संस्करण कब था? प्रथम संस्करण था 2 भागों में और दूसरा संस्करण था 3 भागों में। पहला संस्करण के 2 भाग थे और दूसरे संस्करण के 3 भाग थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग था 1847 ईस्वी में। दूसरे संस्करण की बात करें तो इसमें प्रथम व द्वितीय भाग यानी कि पहला और दूसरा दोनों भाग एक साथ प्रकाशित हुए 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग था जो तृतीय भाग 1871 ईस्वी में। ये डेट्स भी हमें याद करनी है। देखो, 2 संस्करणों में 5 भाग थे। पहले संस्करण में 2 भाग थे और दूसरे संस्करण में 3 भाग थे। ठीक है। इसका प्रकाशन कहां से हुआ? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको ओटीसी यानी ओटीपी अब जैसे भी याद रख लो। प्रमुख विशेषताएं हमने कर ही लिया। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी, कौन थे? करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। देखो, ये विदेशी विद्वान थे गारसा द तासी। इन्होंने किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। तो इस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद किया गया। उर्दू अनुवाद किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया और उसका नाम क्या दिया? तजकिरा ई ससूराई हिंदी। ठीक है, और इसका उर्दू में अनुवाद हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ। हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया। 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने वाईफाई फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात ऊ ससूरा अथवा तजकिरा ई ससूरा ही हिंदी, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ये ध्यान में रह जाएंगे, के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया गया। किसमें किया गया? उर्दू में किया गया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया। अंत कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। फिर इसका 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ का क्या नाम रखा था? वो देखो, उर्दू, वो अलग सा ही नाम है, तजकिरा ई ससूरा ई हिंदी। और लक्ष्मी सागर वर्ष्णेय ने हिंदी अनुवाद किया था। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का अनुवाद, इस नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद से। अब इसका महत्व क्या है? देखो, इसका महत्व तो यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखने का प्रयास किया? एक विदेशी विद्वान ने, फ्रेंच भाषा में एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसे भारतीय विद्वानों
को भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की प्रेरणा हुई। जब इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा एक विदेश के विद्वान ने, तो भारतीय विद्वानों को भी प्रेरणा मिली इतिहास ग्रंथ लिखने की। कमियां, अब इसमें कुछ कमियां थी। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पुस्तक में कवियों लेखकों को काल क्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दे दिया गया। इसका क्या, ये कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने? वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णमाला के वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों को रखा था। तो ये क्या था, कहते इसमें ये एक बहुत बड़ी कमी थी। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया। इन कमियों के होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहकर पुकारा है? वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। अब जो वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है, अब देखो, अब इसमें जो एक गारसा दत्तासी ने लिखा था उस ग्रंथ में कितने कवि थे, और उसके बाद उसका उर्दू में अनुवाद हुआ उसमें कितने कवि थे, और जो हिंदी अनुवाद हुआ उसमें कितने कवि ले गए। देखो, इस ग्रंथ में प्रथम कवि कौन से थे? अंगद। कौन से थे प्रथम कवि? अंगद। और अंतिम कवि कौन से थे? हेमंत। ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, जो मूल ग्रंथ था तासी का, गारसा दत्तासी का जो मूल ग्रंथ था, उसमें कुल कितने कवि थे? 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे? हिंदी के केवल 72 कवि थे, बाकी कवि और भाषाओं के थे। उर्दू अनुवाद किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। तो इसमें कुल कवि कितने थे? 1004 इसमें कुल कवि थे, और 60 हिंदी के कवि थे। जो लक्ष्मी सागर गोखले ने हिंदी अनुवाद किया उसमें 358 कवि थे कुल, और हिंदी के 220 कवि थे। देखो, हिंदी अनुवाद किया था और इन्होंने हिंदी के कवि ज्यादा लिए थे, 220। अब बात आती है हमारे पास ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किया था, लेकिन ऐसे पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने प्रयास किया था। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। इनकी रचना का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। ये इनका कहते द्वितीय संस्करण है। सर्वप्रथम ये 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां और त्रुटियां रह जाने के कारण इसका संशोधन किया गया और 1883 ईस्वी में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से प्रकाशन हुआ शिव सिंह सरोज ग्रंथ का? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। इसकी विशेषताएं क्या थी? इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में कितने कवि थे? कुल 738। तो इसमें कितने हैं? 1003। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं, मतलब उनको सही नहीं माना जाता जो इन्होंने तिथियां दी हैं। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इसमें प्रवृत्ति इतिहासकारों की राह आसान हो गई। कहते शिव सिंह सेंगर ने क्या किया? हिंदी के सारे काव्यों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिससे और इतिहासकारों को भी बहुत मदद मिली। यह हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम इतिहास है। इसकी भाषा क्या थी? हिंदी। अब इसमें भी कुछ कमियां थी।
इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इन्होंने भी कौन सी पद्धति अपनाई थी? वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला के क्रम, आकार आदि क्रम में शामिल किया गया है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों को इच्छा अनुसार मोड़ा गया है। अब कहते हैं इन कमियों के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी गई एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी व्रत संग्रह कहकर पुकारा है। अब इसका विशेष तथ्य कौन सा है? हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रमी संवत 770 तक ले गई है तथा कवि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं जो, उनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा? शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज, जो कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कितने कवि थे? 1004 कवि थे। ठीक है, कितने कवि थे? 1004 कवि थे। और इसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? एक वृत्त संग्रह कहा। ठीक है, अब कुछ समीक्षकों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान माने जाते हैं। कहते कुछ विद्वान तो सर्वप्रथम इतिहासकार किसे मानते हैं? हमारे शिव सिंह सेंगर को, लेकिन कुछ समीक्षक किसे मानते हैं? पंडित महेश दत्त शुक्ल को। इनकी रचना का नाम है भाषा काव्य संग्रह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1883 ईस्वी में। ये इसका द्वितीय संशोधन था और इसका पहला कब निकला था जिसमें कमियां रह गई थी? 1878 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1873 ईस्वी। तो हमें कुछ समीक्षक इसको मानते हैं। देखो अब अगर परीक्षा में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले विद्वान कौन से हैं, भारतीय विद्वान कौन से हैं, अगर आपको ऑप्शन में महेश दत्त शुक्ल मिलते हैं तो हम इन्हें ही टिक करेंगे। लेकिन अगर महेश दत्त शुक्ल ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? शिव सिंह सेंगर। अब हम पढ़ते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, जो कि एक अंग्रेजी विद्वान थे। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार इन्होंने क्या किया? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये क्या थे? अंग्रेजी विद्वान थे। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, किसने? किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसमें इन्होंने क्या किया? जॉर्ज ग्रेसन का जो ग्रंथ था, इस बार जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। यह ग्रेसन की पुस्तक का ही हिंदू अनुवाद है। ये किसका, अगर पूछा जाए ग्रेसन की पुस्तक का अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इनकी रचना का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन की रचना का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये किसमें थी? अंग्रेजी भाषा में थी। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब इसका प्रकाशन कहां से हुआ? द रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ एक विशेषांक के रूप में। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 और 1889। 1888 में ये रचना एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी, लेकिन एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में ये कब प्रकाशित हुई? 1889 में। अब हम देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। इनमें कुल 952 कवियों का
52 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया। देखो ग्रासा दत्तासी में कितने थे, 738। उसके बाद हमारे शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों का विवरण किया है, 1004। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन, इन्होंने कितने कवि लिए हैं, 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा है। इनमें से 886 कवियों का उल्लेख शिव सिंह सरोज में हो चुका था। देखो इनमें से 886 कवि तो जो शिव सिंह सरोज से ही उठा लिए इन्होंने, और 66 नए कवियों का जो वर्णन किया वो अपने स्रोतों से कहीं से अन्य स्रोतों को ग्रहण करके किया है। इनमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं को कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कवियों एवं लेखकों को काल कर्मानुसार हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, जिसमें लेखकों की जीवन तिथियों को आधार बनाकर ग्रंथ रचे गए हैं। तो इन्होंने भी यही पद्धति अपनाई थी, काल कर्म अनुसार स्थान दिया है। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। इनके ग्रंथ के 12 अध्याय हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को लिखने के लिए किन ग्रंथों को आधार बनाया था। तो देखो इन्होंने आधार ग्रंथ किन रूपों को बनाया था। देखो जब इन्होंने अपनी रचना ली तो उससे पहले के जो लिखे हुए थे उनसे इन्होंने सहायता ली। कौन कौन से थे, इस्तवार द ला लिटरेचर इन दो ये हिंदुस्तानी जो किसका है, ग्रासा दत्तासी का है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ, भक्तमाल नाभादास जी का, गोसाई चरित बाबा बेनी माधव दास जी का, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी का, काव्य संग्रह महेश दत्त जो पढ़ के आए हैं वही है जी, भाषा काव्य संग्रह भी लिख देते हैं, भाषा काव्य संग्रह भी, ये महेश दत्त जी का है। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का, सुंदरी तिलक हरीशचंद्र जी का, और विचित्र उपदेश किसका है, कक्षेदी तिवारी का। किसका है, कक्षेदी तिवारी। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, इन ग्रंथों को इन्होंने आधार बनाया था। ये बस आप एक बार ऐसे देख लेना। काल विभाजन, अब देखो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन द्वारा अपनी पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया था, जिसमें इन्होंने कवियों को उनके काल कर्मानुसार स्थान दिया। इन्हीं 12 अध्यायों को ग्रेसन का काल विभाजन माना जाता है। देखो कौन कौन से अध्याय थे, पहला अध्याय था उनका चारण काल, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चारण काल। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने जो आदिकाल, जहां से हमारा हिंदी साहित्य आरंभ होता है, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है चारण काल। दूसरा इनका 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, वृज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां अध्याय है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 12वां अध्याय है विविध। नोट, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं माना गया। इसे शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। इसमें 14वीं शताब्दी पूरी तरह से गायब है, इनके 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। इस रचना में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया गया है। देखो ये कहते हैं इसमें अध्यायों की संख्या बहुत ज्यादा है और अध्यायों की संख्या भी वैज्ञानिक नहीं है। जैसे देखो पहले आ जाते हैं तुलसीदास के बाद इन्होंने कौन सा अध्याय बनाया, रीति काव्य, और रीति काव्य के बाद फिर से आ गए तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि। तो कहते हैं ये इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। अब इसका विशेष तथ्य क्या है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। अगर पूछा जाए
कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आकर्षित भाषा किसने कहा है, तो वो अंग्रेजी विद्वान ही होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया और वह इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। बड़ा वृत्त संग्रह। देखो, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर को क्या कहा, इनके इतिहास पुस्तक को क्या कहा, वृत्त संग्रह, और जॉर्ज ग्रेसन के बड़ा वृत्त संग्रह। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कौन से? एक तो इन्होंने लिखी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, 12 अध्याय हैं। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण यानी कि लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तुलसीदास जी का वैज्ञानिक अध्ययन, इन्होंने तुलसीदास जी का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी पर कितने निबंध लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। कितने निबंध लिखे हैं? 12 निबंध लिखे हैं। तुलसीदास जी पर 12 निबंध लिखे। तुलसीदास जी की रचना कौन सी थी? रामचरितमानस। उनसे इन्होंने 126 कृतियों के आधार पर, देखो, ग्रेसन ने 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड्गविलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया था। कहां से प्रकाशित करवाया था? रामचरितमानस की 126 प्रकाशित थी और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करवाया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने। कहां से करवाया? खड्गविलास प्रेस बांकीपुर पटना से। इनकी विशेष उपलब्धि क्या थी? 16वीं 17वीं शताब्दी का काल, यानी कि भक्ति काल। 16वीं 17वीं शताब्दी का काल कौन सा था? भक्ति काल। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन।